हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्फिनिट लर्निंग। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जो हमारी बीपीएससी सीरीज चल रही है ना, ये इसका 22nd पार्ट होगा। 21st पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। तो आज हम कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। जहाँ हमने लास्ट क्लास से ख़त्म करा था, आज उसका अगला वाला पेज स्टार्ट करने वाले हैं। और आज कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको ज़रूर कॉपी में नोट डाउन कर लेना चाहिए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला ही क्वेश्चन रेगुलेटिंग एक्ट से। रेगुलेटिंग एक्ट जो है ना, वो 1773 में आया था। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। तो उस समय जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे वो थे वॉरेन हेस्टिंग। याद रखना है कि रेगुलेटिंग एक्ट के टाइम पर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, एक और रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1833 में। उस समय जो गवर्नर जनरल थे उसको, ठीक है, गवर्नर जनरल जो उस समय थे उसको बाद में ना जो अगला वाला आया था उसको बदल दिया गया था। मतलब गवर्नर जनरल का पद हटा के वायसराय का पद ले आए थे। ठीक है, देखो पहले आपको क्या याद रखना है इसमें कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो थे, ठीक है, जो जिस समय वॉरेन हेस्टिंग थे, उस समय रेगुलेटिंग एक्ट कौन सा आया था? 1773। फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो रेगुलेटिंग एक्ट आया 1883 में। पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, बाद में चेंज कर दिया नाम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। उसके बाद उसको चेंज कर दिया गया वायसराय में। ठीक है, तो ये आपको तीनों याद रखना है। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ढंग से समझोगे तभी समझ आएगा। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, उस समय आया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। उस समय जो गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग थे, और ये बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में चेंज करा गया। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में चेंज करा गया कब? रेगुलेटिंग एक्ट 1833 के तहत। उसके बाद इस पद को 1858 में, पहले 1857 का वॉर हुआ था ना, उसके बाद 1858 में इसे ख़त्म करके वायसराय का पद बना दिया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के थ्रू इसको बदल करके वायसराय का पद बना दिया गया। और इसके पहले वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग। तो यहाँ से आपको एक चीज़ और याद रखनी है, अगर लॉर्ड कैनिंग पहले वायसराय थे तो अंतिम गवर्नर जनरल भी यही होंगे। अंतिम गवर्नर जनरल भी यही होंगे। अगर ये पहले वायसराय हैं तो अंतिम गवर्नर जनरल भी यही है। तो आप यहाँ से आपको कुछ और भी याद रखना है। वॉरेन हेस्टिंग पहले गवर्नर जनरल थे, कहाँ के? बंगाल के। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपको पता है अभी तक जनगणना हुआ नहीं है, जो हर 10 साल में होता। तो लास्ट में तो जनगणना हुई थी हमारी पिछली बार, वो हुई थी 2011 में। अगर 2011 की बात करें तो उस समय जो मेल और फीमेल का लिंग अनुपात था वो 918 था। मतलब 1000 लड़कों पे 918 लड़कियाँ। ठीक है, ये रेशो थी उस समय। और अगर आप 0 से 6 वर्ष के चाइल्ड में देखोगे तो ये 935 थी, उसमें थोड़ा ज़्यादा था। ठीक है, वैसे 918 था। और अगर 0 से 6 में देखोगे तो 935 था। अब चलते हैं बक्सर का युद्ध। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि बक्सर का युद्ध जो हुआ था वो हुआ था 1764 में। ठीक है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में। उस समय जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे वो थे वेंसी टाट। और उस समय जो सेना की जो नेतृत्व की लड़ाई हुई थी तो वो थे हेक्टर मुनरो। याद रखना है आपको, हेक्टर मुनरो। जो बक्सर का युद्ध हुआ था, तो पहला युद्ध बैटल ऑफ प्लासी हुई थी 1757 में। उसके बाद बैटल ऑफ बक्सर हुआ 1764 में, जिसके गवर्नर जनरल थे वेंसी टाट। और सेनापति कौन थे जिन्होंने लड़ाई लड़ी थी? तो वो थे हेक्टर मुनरो। इनके नेतृत्व में लड़ी गई थी बक्सर का युद्ध। और इसके बाद ब्रिटिश जो यहाँ इस्टेब्लिश हो गए थे। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अब एक और आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट याद रखना है, ये काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुका है कि पिट्स इंडिया अधिनियम, जो पिट्स इंडिया एक्ट था 1784, इसमें क्या था कि अब भारत में ना जो ब्रिटिश की संपत्ति थी उस पूरा कंट्रोल ब्रिटिश का हो जाता। इसके लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल ही बनाया गया था पिट्स इंडिया एक्ट के थ्रू, कि भारत में ब्रिटिश की संपत्ति अब ऑफिशियली हो जाएगा। पहले ऑफिशियल नहीं था, लेकिन अब ऑफिशियली उनको माना जाएगा उस समय। ठीक है, चलो अगला बढ़ते हैं। अब और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, आपने सुनी होगी।
ठीक है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो है उड़ीसा में जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है उसका नाम याद रखना है आपको। पामा, दवई, कोमांग, ब्रिंगा, ये कुछ नाम है, ये आपको याद रखना है। एमपी में इसको बेवार, दहिया और आंध्र प्रदेश में पोडू और पेंडा। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है। याद रखना, दोबारा सुन लो। देखो शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो है ना, शिफ्टिंग कल्टीवेशन उड़ीसा में क्या क्या नाम, उड़ीसा में तो पामा, दवाई, कोमांग, ब्रिंगा, और एमपी में बेवार और दहिया, और आंध्र प्रदेश में पोडू और पेंडा, दोनों याद रखना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे हमारे देश में होता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन को ना एक और नाम होता है भाई, वो भी याद रखना है आपको नाम। शिफ्टिंग कल्टीवेशन का ना एक और नाम होता है स्लैश एंड बर्न, स्लैश एंड बर्न। ठीक है ना, मतलब खेत में ही वो जो उसके निकालते होते हैं ना, जो धान वाने पहले कटते थे तो खेत में जला देते थे, स्लैश एंड बर्न। उससे ना क्या होते थे, खेत कल वो जो उसका एग्रीकल्चर जो होती थी वो अच्छे तरीके से हो जाता था, मतलब कि वहाँ पे ना उसकी न्यूट्रिशन बढ़ जाती थी, मतलब उसमें काफ़ी अच्छा हो जाता था खेती उससे। ठीक है ना, इससे आपको याद रखना है जो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है भाई, इसमें जो श्रीलंका में इसको क्या कहते हैं, चेना। श्रीलंका में क्या कहते हैं, चेना। ये मिल्पा आपको याद रखना है, मैक्सिको को काफ़ी बार पूछा गया। सेंट्रल अमेरिका में, मैक्सिको में मिल्पा बोलते हैं इसको, मिल्पा। ठीक है, ये आपको याद रखना है, मिल्पा शिफ्टिंग कल्टीवेशन को। और लदांग, लदांग बोलते हैं मेघालय में। ठीक है, और इंडोनेशिया में, सॉरी मलेशिया और इंडोनेशिया में क्या बोलते हैं, लदांग। ठीक है भाई, और मासोल बोलते हैं सेंट्रल अफ्रीका में, और रोका बोलते हैं ब्राज़ील में। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। थोड़ी तबीयत ख़राब है इसलिए ढंग से बोलने में प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो आप लोगों को याद रखना है जो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है, स्लैश एंड बर्न, तो श्रीलंका में चेना, श्रीलंका में क्या बोलते हैं, चेना। मिल्पा कहाँ बोलते हैं, मैक्सिको में, सेंट्रल अमेरिका में। लदांग कहाँ बोलते हैं, तो ये बोला जाता है आपका मलेशिया और इंडोनेशिया में। मासोल कहाँ बोला जाता है, सेंट्रल अफ्रीका में। और रोका कहाँ बोला जाता है, ब्राज़ील। ठीक है, अब कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। तो देखो 1920 में ना आईएनसी के 2 सेशन हुए थे, एक कलकत्ता में और दूसरा नागपुर में। कलकत्ता वाले सेशन के जो अध्यक्ष थे वो थे लाला लाजपत राय, और नागपुर के जो अध्यक्ष थे वो थे सी विजय राघवन। ठीक है ना, सी विजय राघवाचार्य, सी विजय राघवाचार्य। ठीक है, इसमें जो प्रश्नकर्ता थे, घोषणा जो स्वीकार हुआ था, इस वाले में याद रखना, वो नागपुर वाले में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1920 में 2 सेशन हुए, एक कलकत्ता में, एक नागपुर में। तो लाला लाजपत राय उसके अध्यक्ष थे, और नागपुर वाले में सी विजय राघवाचार्य अध्यक्ष थे, और असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था 1920 में। ठीक है, चल अब जो नील किसान आंदोलन का समर्थन किस अखबार ने किया, तो आपको याद रखना है, एक तो 1859 की बात चल रही है। नील किसान आंदोलन का समर्थन किस अखबार ने किया, 1859 में एक हिंदू पैट्रियट अखबार हुआ करते थे, जिनके लेखक थे हरीश चंद्र मुखर्जी, हरीश चंद्र मुखर्जी। ठीक है, ये एक बंगाली जर्नलिस्ट थे, हरीश चंद्र मुखर्जी बंगाली जर्नलिस्ट। ठीक है ना, आपको याद रखना है नील किसान आंदोलन का समर्थन किस अखबार ने किया, तो आपको याद रखना है हिंदू पैट्रियट, और ये 1859 की थी, और इसके लेखक थे हरीश चंद्र, मतलब इसके एडिटर थे हरीश चंद्र मुखर्जी, और ये बंगाली जर्नलिस्ट थे। ठीक है, चलो अगला बढ़ते हैं। उसके बाद नील दर्पण, नील दर्पण आपको याद रखना है दीन बंधु के नाम से जाना जाता है, दीन बंधु मित्रा। नील दर्पण किनकी थी, दीन बंधु मित्रा की। ठीक है, ये दोनों अखबार बता रहा हूँ आपको मैं, हिंदू पैट्रियट हरीश चंद्र मुखर्जी बंगाल जर्नलिस्ट, और नील दर्पण दीन बंधु मित्रा की थी। नील दर्पण किसकी थी, दीन बंधु मित्रा की थी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब जो अगला है परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, जो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम जो थी, जब क्योंकि जब ब्रिटिश यहाँ आए थे ना, तो हमारे तो ज़्यादा लोग बंजारे रहते थे, तो एक सिस्टम लेके आए परमानेंट
सेटलमेंट सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज सनसेट लॉ। ये बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में लाया गया था, बंगाल, बिहार, उड़ीसा में, ठीक है, ताकि आदिवासी यहाँ वहाँ जा सके और जंगलों में कब्जा करा जा सके। ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम कहाँ का आया था? बंगाल, बिहार, उड़ीसा। और परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस बाय, किसने करी थी इसको इंट्रोड्यूस? लॉर्ड कॉर्नवेलिस ने, लॉर्ड कॉर्नवेलिस ने, लॉर्ड कॉर्नवेलिस ने, कॉर्नवेलिस। ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस किसने करा था? लॉर्ड कॉर्नवेलिस ने। 1793 जो 1793 में एक डील हुई थी लैंड रेवेन्यू पे। ठीक है, आपको याद रखना है 1793 में एक डील हुई थी लैंड रेवेन्यू पे। यही थी परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, जिसमें कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा में ना लोगों को काबू करने के लिए लाया गया था, ताकि जंगलों पे या वहाँ के ज़मीनों पे कब्जा करा जा सके। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, अखिल भारतीय किसान सभा AIKS, अखिल भारतीय किसान सभा, इसकी फाउंडेशन कहाँ रखी गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट है, 1936 में। कहाँ पे? लखनऊ में। याद रखना है, अखिल भारतीय किसान सभा, इसकी फाउंडेशन कहाँ रखी गई थी? 1936 में, लखनऊ में। और इसके प्रेसिडेंट कौन थे? शाहजानंद, शाहजानंद। ठीक है, पहले प्रेसिडेंट। ठीक है, शाहजानंद, याद रखना आपको, पहले प्रेसिडेंट थे। अखिल भारतीय किसान सभा की फाउंडेशन कहाँ रखी थी? 1936 में, और इसके प्रेसिडेंट थे शाहजानंद। ठीक है भाई, आप लोगों से एक चीज़ और बोलना था, आप लोग वीडियो देखते हैं, इसको शेयर भी करा कीजिए और ज़्यादातर सब्सक्राइबर बढ़ाओ भाई। ठीक है, मैं आपके लिए इतनी मेहनत करूँ, इतनी मेहनत आप कर ही सकते हो। एक सब्सक्राइबर के बटन में तो दबाना है आपको। ठीक है, सब्सक्राइबर करो भाई, जल्दी जल्दी है, पूरे करो 1000 सब्सक्राइबर किसी भी तरीके से। चलो अगला देखो, 5 ईयर प्लान हमने लिया था USSR से। ठीक है, हमने हमारा पता ना आपका 5 ईयर प्लान स्टार्ट करा था 1951 में, जिसमें हम 5 साल के बाद देखते थे कि हमको क्या क्या अचीवमेंट करनी है। तो 5 ईयर प्लान हमने लिया था USSR। ठीक है ना, पहले सोवियत संघ होती थी ना, उससे, या जिसको रूसी बोल सकते हो आप, उसका मेन लीडर तो रूसी था। ठीक है, स्टालिन लेके आया था रूस में इसको 1928 में, और स्टालिन को बहुत माना जाता है रूस में उसके प्लानिंग की वजह से। ठीक है, USSR वैसे 1922 से 1991 तक रहा। ठीक है, इसमें 15 कंट्रीज हुआ करती थी, लेकिन बाद में टूट गया था। और हमने एक चीज़ और याद रखना है, 5 ईयर प्लान के साथ साथ फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी हमने रसिया से ही लिया था, फंडामेंटल ड्यूटीज़। ठीक है ना, तो 5 ईयर प्लान हो या फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये दोनों हमने किससे लिया है? रसिया से लिया है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद जो पहला 5 ईयर प्लान के बाद हमने जो सेकेंड 5 ईयर प्लान थी, उसमें हमने ग्रोथ रेट रखी थी 4.2%। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसमें PC महालनोबिस के द्वारा लाया गया था, और इसमें ना स्टील इंडस्ट्री बनाया गया 3, जिसमें कि भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर, 3 जगह बनाया गया था, भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर। इसको भिलाई वाला USSR रसिया, और राउरकेला वाले में जर्मनी, और दुर्गापुर वाले में ब्रिटिश ने की कंपनियाँ थी। 3 स्टील इंडस्ट्री सेकेंड 5 ईयर प्लान में। ठीक है, चलो अगला बढ़ते हैं। अब जो 5 ईयर प्लान में सस्टेनेबल डेवलपमेंट की भी बात हुआ था, तो क्योंकि ना शुरू से हमारी ऐसी होती है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट बनाए रखनी है, हर देश यही सोचती है। तो 5 ईयर प्लान में सस्टेनेबल डेवलपमेंट होती है कि जिसमें ना अपने संसाधनों को इस तरह यूज़ करो ताकि नेक्स्ट जनरेशन तक के लिए बचा रहे। तो 5 ईयर प्लान में क्या था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हुई थी, और ये 12th था, 12th, और ये लास्ट 5 ईयर प्लान थी 2012। उसके बाद मोदी जी ने इसको ख़त्म कर दिया। ठीक है, और अभी वो नीति आयोग मतलब चलती है, तो उसके प्लानिंग कमीशन के खुद ही लीडर हुए वो। ठीक है ना, तो 5 ईयर प्लान सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो बात आखिरी बार जब ये हुआ था, तो वो हुआ था 2012-17 में, 12 से 17 में, और ये 12वां हमारा था और लास्ट 5 ईयर प्लान था। ठीक है, चलो हरिजन सेवक संघ, हरिजन सेवक संघ के बारे में मैंने आपको बहुत बार बताया भी है। ठीक है ना, इसने अनटचेबिलिटी को ख़त्म करा था, और 30 सितंबर 1932 में इसकी फाउंडेशन रखी गई थी हरिजन सेवा संघ की। ठीक है, और इनको जो किसने फाउंडेशन रखे थे? गांधी जी ने। इसका पहले तो इसका नाम याद रखना है आपको, ये ज़रूर पूछते हैं, घनश्याम दास बिरला। ठीक है, और ये कहाँ पे है? किंग्सवे कैंप दिल्ली में। ठीक है ना, अगर आपको पता होगा तो किंग्सवे कैंप दिल्ली में है ये। और इनके जो सेक्रेटरी थे उसमें वो थे अमृत लाल ठक्कर। सब कुछ याद रखना है भी। हरिजन सेवक संघ, इसने अनटचेबिलिटी को एलिमिनेट करा।
30 सितंबर 1932 की बात कर रहा हूँ मैं। और यरवदा जेल में ही गांधी जी ने इसकी फाउंडेशन रखी थी। इसके पहले अध्यक्ष कहाँ हैं, कौन थे, घनश्याम दास बिरला, ठीक है। और किंग्सवे कैंप दिल्ली में इसके बारे में इसको संभाल कर रखा गया है। और इसके सेक्रेटरी थे अमृत लाल ठक्कर, ठीक है ना, याद रखना है आपको। हरिजन सेवक संघ की बात कर रहा हूँ मैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो आज का वीडियो हमारा यहीं तक रहेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करो और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो और शेयर करो। थैंक यू।